हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में जो है मैट्रिसेस चैप्टर जो है हम लोग शुरू किए हैं और पिछला क्लास में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टाइप हम लोग पढ़ चुके थे, वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या था? वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो रहे, उसे हम लोग क्या कहते थे? रो मैट्रिक्स कहते थे। जैसे एग्जांपल के लिए a इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4, ये हो गया। या फिर b इक्वल टू दिया हुआ है क्या 6 9 11 हो गया। या फिर c इक्वल टू दिया हुआ है 2 4। तो ये सब क्या हो गया? रो मैट्रिक्स हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो एक है। देखिए इसमें कॉलम, देखिए रो इसमें एक है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। इसमें रो एक है, कॉलम कितने हैं? 3 है। इसमें रो एक है, कॉलम कितने हैं? 2 है। तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m इंटू n होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इस m की जगह पे 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो 1 इंटू n हो जाएगा, 1 बाई n। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया था रो मैट्रिक्स। अब एक चीज और हम लोग दूसरा पढ़े थे, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे? वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम रहे, उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल लिए थे, साथ ही साथ क्या लिए थे? जैसे a इक्वल टू दिया हुआ रहे क्या 2 3 4, या फिर b इक्वल टू दिया हुआ रहे 6 9 11 -3, या फिर c इक्वल टू दिया हुआ रहे 9 16। तो ये सब क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो एग्जांपल दिख रहा है सब में कितने कॉलम है? एक कॉलम है। अब इसका अगर ऑर्डर हम लोग लिखना चाहें तो कितने हैं? देखिए सबसे पहले रो कितना है? 1 2 3, 3 रो होगा, कॉलम कितने हैं? 1 है। इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 रो है, कॉलम कितने हैं? 1 है। इसमें रो की संख्या कितनी है? 2 है, कॉलम की संख्या 1 है। तो सब में जो है कॉलम की संख्या कितनी है? 1 है। अगर कॉलम की संख्या 1 है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और जनरली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है m बाई n होता है। तो इसका अगर कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो m की जगह पे तो m होगा, लेकिन n मतलब क्या? कॉलम को दर्शाता है। इसके जगह पे क्या होगा? तो 1 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद अगला टाइप जो है हम लोग क्या पढ़े थे? स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो है वो बराबर अगर रहे, तो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ 2 है, तो इसमें देखिए रो की संख्या 1 है, कॉलम भी 1 है, तो क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा एग्जांपल b लेते हैं, यहाँ पे 2 3 6 9, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 9 8 5 6 -3 12 -4 -6 0। ये देखिए इसमें कितने रो हैं? रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 3 है। तो ये सारे मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या जो है वो सेम है। तो जनरली हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है m बाई n होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? m और n जो है आपस में बराबर होगा, इसलिए इसका ऑर्डर होगा m बाई n। या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? n बाई n। एक ही होगा, जो रो होगा वही क्या होगा? कॉलम होगा। कोई दिक्कत किसी को? ये हम लोग पढ़ चुके थे। आगे देखिए, इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़े थे, वो था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट रहे, बाकी एलिमेंट जीरो रहे। और ये भी हम बताते हैं डायगोनल जो है वो इस डायरेक्शन में रहना है।
डायरेक्शन ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हम लोग कोई मैट्रिक्स का बात करते हैं, मान लीजिए A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया, तो जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है हम लोग वही वाला डायगोनल मानते हैं। जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर है उसी को हम लोग डायगोनल मानते हैं। तो इसमें डायगोनल देखिए इधर आ रहा है, इधर से लेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ये 1 2 है, ये 2 1 है, इसलिए इधर से डायगोनल नहीं लेंगे। जब भी डायगोनल एलिमेंट का बात आएगा तो हमें तुरंत दिमाग में ले आना है कि ये वाली है। कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। मान लीजिए ये A11 है, A12 है, A13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की संख्या देखिए इधर है, इधर है, इधर है, इसलिए डायगोनल जो है हमेशा इधर होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट रहे, बाकी एलिमेंट जीरो रहे। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट रहे, बाकी एलिमेंट क्या रहे? जीरो रहे। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स का कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे A इक्वल टू दिया हुआ है 2, तो ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर B इक्वल टू दिया हुआ है क्या? 2 0 0 5, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट क्या है? जीरो है। अगर हम लोग C लेते हैं, C मैट्रिक्स लेते हैं, -6 0 0 2 3 0 3 0 0 0 9, ये भी कैसा मैट्रिक्स है? ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें डायगोनल पे ही एलिमेंट दिख रहा है, बाकी एलिमेंट क्या है? जीरो है। बाकी एलिमेंट क्या है? जीरो है। अगर हम इस ऐसा बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिए हम लोग 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 -3, ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले डायगोनल होने के लिए दो कंडीशन हमें याद रखना है कि उस मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी है। और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना है कि डायगोनल पे ही एलिमेंट रहे, बाकी एलिमेंट क्या रहे? जीरो रहे। और डायगोनल क्या होगा? इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए दिख रहा है ना, डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट जो है वो क्या है? जीरो है। तो ये क्या है? ये सारे जो एग्जांपल दिखा वो डायगोनल मैट्रिक्स है। वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका देखिए 1 by 1 है, इसका 2 by 2 है, ये 3 by 3 है, ये 4 by 4 है। तो ये सारा क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे कुछ और टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ और टाइप हम लोग देखते हैं। एक टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या है? तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि डायगोनल एलिमेंट क्या था उसमें, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट अलग अलग था। लेकिन जैसे ही हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे वहां पे हमें तुरंत समझ जाना है कि डायगोनल पे सारा एलिमेंट एक जैसा रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल एलिमेंट है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें डायगोनल मैट्रिक्स सारा जो होगा वो इक्वल होगा। याद रहेगा? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट क्या है? इक्वल है। जैसे एग्जांपल ए इक्वल टू मान लीजिए हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? तो 2 0 0 2, ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि देखिए डायगोनल में एलिमेंट सेम है, डायगोनल में एलिमेंट सेम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बी इक्वल टू 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये जो दिख रहा है डायगोनल में एलिमेंट सारा एलिमेंट क्या है? सेम है कि नहीं? तीसरा एग्जांपल लेते हैं -3 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 -3 0, फिर 0 0 0 -3,
ये कैसा मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायगोनल में जो भी एलिमेंट दिख रहा है आपको, सारा एलिमेंट क्या है? समान है। सारा एलिमेंट क्या है? समान है। इसीलिए ये क्या हो गया? सारे एग्जांपल जो दिख रहे हैं वो स्केलर मैट्रिक्स है। अब आपसे अगर पूछा जाए क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स तो है। जैसे स्केलर मैट्रिक्स का बात करेंगे तुरंत आएगा दिमाग में कि स्केलर मैट्रिक्स जो है एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनली जो एलिमेंट रहता है वो अलग अलग भी रह सकता है, समान भी रह सकता है। लेकिन जब वो एलिमेंट डायगोनल में एलिमेंट जब समान हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। आगे देखिए, अगला जो हम लोग लेते हैं आइडेंटिटी। अगला जो हम लोग लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वैसा स्केलर मैट्रिक्स, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे जो एलिमेंट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो वो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे इसका नाम I1 दे दिए, दूसरा I2 ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिख रहा है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 होगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये देखिए ये सारे क्या हैं? ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, क्योंकि डायगोनली एलिमेंट जो है वो सब में क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो ये क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट, सारे एलिमेंट जीरो हो। वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो उसे हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल टू, ये है जीरो, जीरो मैट्रिक्स है। B इक्वल टू 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स है। C इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ये सारे क्या हैं? जीरो मैट्रिक्स है। एलिमेंट अगर जीरो रहे, सारे एलिमेंट अगर जीरो रहे तो क्या कहलाते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ गया? आगे आगे एक टर्म आता है इक्वल मैट्रिक्स। देखिए कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? तो कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे, कोई भी दो मैट्रिक्स का इक्वल होने का कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन इसका ये है कि ऑर्डर जो है वो सेम रहना चाहिए। ऑर्डर सेम रहना चाहिए। और दूसरा कौन कंडीशन है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो समान होना चाहिए। किससे? देखिए इसका एग्जांपल से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर a इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 0 4, b इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 0 4। सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर भी 2/2 है। दोनों का ऑर्डर सेम है। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट समान है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में 2 दिख रहा है तो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि a और b दोनों क्या आपस में बराबर है। कोई दिक्कत? इसका एक और चीज याद रखना है कि अगर a और b बराबर दे रखा है कि a और b दोनों मैट्रिक्स बराबर है,
तो हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है, ये निश्चय ही होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर होगा, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत? आगे अगर मान लीजिए a इक्वल टू दिया हुआ है 6 9 12 6 12 3 मान लीजिए, b इक्वल टू दिया हुआ है 12 9 6 3, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब हमें देखना है क्या दोनों इक्वल एलिमेंट है, एक इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, 9 3, लेकिन यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 6 है तो यहाँ 12 है, तो ये दोनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये और बी दोनों आपस में बराबर नहीं है। बराबर होने के लिए दो कंडीशन बहुत ही जरूरी है। पहला कंडीशन, दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो समान होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब है एक एलिमेंट का a11 एलिमेंट दूसरा का भी a11 एलिमेंट समान होना चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। कोई दिक्कत? अगर किसी को मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत होती है तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कैसे उसको कुछ ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं, जिससे जो है वो आसानी हो जाएगी। जैसे देखिए, तो इक्वल मैट्रिक्स सॉरी वो देखने से पहले हम लोग इक्वल मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ a इक्वल टू b। अगर मैट्रिक्स a और b बराबर है तो a और b का वैल्यू क्या होगा? तो एक मैट्रिक्स a दे रखा है, क्या दे रखा है? a 3 6 9, और दूसरा मैट्रिक्स b दे रखा है, क्या दे रखा है? यहां दे रखा है 12 3 6 b। और क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b आपस में बराबर है। क्वेश्चन बता रहा है a और b आपस में बराबर है, तो पहले आप a को लिखिए। a में क्या है? a 3 6 9, फिर आप b को लिखिए। b में क्या है? b में है 12 3 6 b। अब देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है कि a और b आपस में बराबर है। अगर a और b आपस में बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो बराबर होंगे। जैसे ये वाला वैल्यू इसके बराबर होगा, तो हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू 12 होगा। a इक्वल टू क्या होगा? 12 होगा। यहाँ देखिए 3 है, ये भी बराबर है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ b है। तो जब दे रखा है कि ये दोनों बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि 9 किसके बराबर होगा? b के बराबर, यानी कि b किसके बराबर होगा? 9 के बराबर। तो a का वैल्यू 12 होगा, b का वैल्यू 9 होगा। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया है एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ a इक्वल टू b। x और y का वैल्यू निकालना है जहां पे a और b दोनों आपस में बराबर है। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं जो क्या है यहां पे a इक्वल टू 3 2x 5 0 x माइनस 2y 12 इक्वल टू 3 9 5 0 माइनस 2 12। क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स B दिया हुआ है, दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अगर दोनों आपस में बराबर है तो पूछ क्या रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो बराबर होते हैं, सेम ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स होता है।
और साथ ही साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखिए 3 के बराबर है, ये जो 2x जो दिख रहा है ये 2x किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। 2x किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहां से x का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9/2। x का वैल्यू मिल गया हमें। आगे देखिए ये 5 जो है 5 के बराबर है, 0 के बराबर है। ये जो x - 2y दिख रहा है, ये जो x - 2y दिख रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हमें y निकालना है। यहां से y हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास x पहले से दिया हुआ है 9/2, तो यहां लिख देंगे 9/2 -2y इक्वल टू -2। कोई दिक्कत किसी को। अब ये -2y बराबर के उस पर ले जाएंगे और इसे हम लोग इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 9/2, ये -2 इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। कहने का मतलब 2y इक्वल टू हो जाएगा 13/2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2, और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/4। मिल गया ना, x का वैल्यू 9/2, y का वैल्यू 13/4। कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरह से हमें कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़े। अब अगला जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मैट्रिक्स का हमें निर्माण करना है, उसका किस ऑर्डर में क्या रहेगा, तो कुछ हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या रहेगा, देखिए अगर किसी को मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत होगा तो उसके लिए ये है, जनरली हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स को हम लोग ए से डिनोट, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है aij होता है, और इसका ऑर्डर जो होता है m/n होता है, जहां पे जो i का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा और बराबर होता है और m से छोटा और बराबर होता है, और j का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा और बराबर होता है और n से छोटा और बराबर होता है। जहां पे हम लोग कह सकते हैं m और n दोनों कहां से लेना है, तो नेचुरल नंबर से लेना है। कोई दिक्कत किसी को। अब यहां पे देखिए कोई मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, सिर्फ a11 लेते हैं, a12 लेते हैं। अब बोलिए इसमें ये 1 क्या 1, ये 1 क्या दर्शाता है, फर्स्ट रो, ये वाला रो दर्शाता है, ये कॉलम दर्शाता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर ये 1 2 है तो क्या दर्शा रहा है, रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है। देखिए आप, रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड है कि नहीं। तो इसका ऑर्डर अगर पूछा जाए तो कितना ऑर्डर का ये है, तो ये 1 गुना 2 ऑर्डर का है। इसी को दूसरा मान लीजिए, दूसरा मैट्रिक्स अगर है, ये मान लीजिए a11 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, तो रो की संख्या देखिए, रो की संख्या 1 2, कॉलम की संख्या 1। ये क्या दर्शाता है, रो की संख्या देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। कोई दिक्कत किसी को। कुछ और हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे C है, ये देखिए a11 a12 a13 a21 a22 a23। अब बोलिए इसका ऑर्डर क्या है, रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। हम ये 11 क्या दर्शाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 क्या दर्शाता है, रो फर्स्ट कॉलम सेकंड, 13 क्या दर्शाता है, रो फर्स्ट कॉलम थर्ड। दिख रहा है ना, तीसरा कॉलम में है ना। यहां पे 21 क्या दर्शाता है, सेकंड रो लेकिन कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो लेकिन कॉलम फर्स्ट। ये 22 क्या दर्शाता है, 2 दर्शाता है सेकंड रो, ये 2 क्या दर्शाता है, सेकंड कॉलम। देखिए रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। 23 क्या दर्शाता है, ये 23 दर्शाता है कि रो की संख्या 2 है, दूसरा रो में है, और कॉलम कौन सा है, तो 3 है। कोई दिक्कत किसी का नहीं। मान लीजिए डी मैट्रिक्स है, हमें बनाना है कितना ऑर्डर का, 3/3 का। कैसे लिखेंगे, देखिए a11 a12 a13, फिर नीचे आ जाइए a21 a22 a23, उसके बाद कौन सा रो होगा, तीसरा, यानी कि 31 32 33। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए
कुछ इस तरह से। यहां पे एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 where aij equal to 3i minus j by 2 इसको इस तरह लिखे, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 a इक्वल टू aij, कौन सा ऑर्डर का है 3/2, वेयर aij इक्वल टू 3i माइनस j बाय 2। कोई दिक्कत? यहां पे बोल रहा है 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, जहां पे वो मैट्रिक्स क्या दर्शाता है, ए मैट्रिक्स दर्शाता है, उसका एलिमेंट क्या है aij है, जिसका ऑर्डर 3/2 है, जहां पे aij का वैल्यू दे रखा है 3i माइनस j बाय 2। अब देखिए सबसे पहले हमें 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा वो देखिए। 3/2 मतलब देखिए रो कितने हैं, 3 रो है, यहां पे इस तरह लिखते जाइए, a11 होगा, ये कौन सा रो है, दूसरा रो है, कॉलम तो पहला ही है ना, ये कौन सा रो है, तीसरा रो है, कॉलम फर्स्ट है। आगे देखिए कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, कॉलम सेकंड है, ये देखिए रो कौन सा है, सेकंड है, कॉलम सेकंड है, ये क्या है, रो थर्ड है लेकिन कॉलम सेकंड है, यही ना होगा 3/2। देखिए रो की संख्या 3 मिल रहा है, कॉलम की संख्या 2 मिल रहा है। अब हमें सारा एलिमेंट को निकालना पड़ेगा, तो एक एक करके निकालते हैं। यहां पे aij बराबर दे रखा है 3i माइनस j बाय 2, ऑलरेडी दे रखा है। अब अगर आपसे यहां पूछा जाए a11 क्या होगा, तो जस्ट i और j की जगह पे रख दीजिए, 3 इंटू आई की जगह पे क्या है 1 है, माइनस j की जगह पे क्या है 1 है, डिवाइड 2। अब बोलिए 3 माइनस 1 डिवाइड 2 यानी कि 2/2, 2/2 क्या होगा 1 होगा, यानी कि a11 के जगह पे क्या आएगा वैल्यू, a11 के जगह पे हमारा जो वैल्यू है वो 1 आया, आया कि नहीं, एक वैल्यू हमारा निकल गया। दूसरा के पास जाते हैं, ये वैल्यू निकल गया, अब इसको निकालना है a12। a12 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए a12 देखिए i का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और j का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बैठा दीजिए 3 इंटू आई के जगह पे 1 रखेंगे, माइनस j के जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और डिवाइड क्या कर देंगे 2। इसको इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइड 2 यानी कि 1/2, क्या आया 1/2। तो a12 का वैल्यू क्या आया 1/2, तो 1/2 लिख दिए, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, यानी कि a12 का वैल्यू हम निकाल लिए। अगला हम a21 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं 21, a21 मतलब यहां i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, j का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बैठा दीजिए इसमें 3 इंटू आई के जगह पे क्या लिखेंगे 2, माइनस j के जगह पे क्या लिखेंगे 1, डिवाइड क्या करेंगे 2। इसे सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6, 6 माइनस 1/2, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। a21 के जगह पे 5/2, a21 यहां पे है तो यहां पे क्या हो जाएगा 5/2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 2 निकाल रहे हैं, ये भी निकल गया। अब हम लोग 2 निकालेंगे, a22 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए a22 यानी कि i के जगह पे क्या है 2 है, j के जगह पे क्या है 2 है, i के जगह भी 2, j के जगह भी 2, इसमें बैठा दीजिए आसानी से। क्या करेंगे 3 इंटू आई के जगह पे 2, माइनस j के जगह पे 2, और डिवाइड किससे करना है 2 से, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 माइनस 2/2, क्या हो जाएगा 4/2, सॉल्व करेंगे तो 2, यानी कि 22 की जगह पे कितना आया हमारा 2 आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 2। देखिए 22 के जगह पे 2 लिख दिए, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान। अब हम लोग 31 निकाल रहे हैं, 31 कैसे निकालेंगे देखिए,
मतलब i के जगह पे यहाँ क्या है 3 है और j के जगह पे 1 है। आ जाइए यहाँ पे 3 इंटू आई के जगह पे क्या लिख देंगे, आई के जगह पे 3 लिख देंगे, माइनस जे के जगह पे क्या लिख देंगे, जे के जगह पे 1 लिख देंगे, डिवाइड क्या करेंगे 2 से। बोलिए 3 दिया 9, 9 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 8/2। सॉल्व करेंगे तो 4, सॉल्व करेंगे तो 4। अब बोलिए 3 1 का जो वैल्यू आया वो क्या आया 4 आया, तो हम लोग यहाँ पे 4 लिख देंगे। एक और बचा हुआ क्या 3 2 निकालना, 3 2 भी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, यहां हम लोग लिखेंगे a32, मतलब i का वैल्यू 3 हो जाएगा, j का वैल्यू 2 हो जाएगा। बैठा दीजिए यहाँ पे 3 है 3 लिखेंगे, i के जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, माइनस j के जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और भागा दे देंगे किससे 2 से। सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, देखिए 3 3 9, 9 में 2 गया 7, 7/2। 3 2 का वैल्यू कितना आया 7/2, यहाँ पे लिख दिए 7/2। समझ में आ गया किस ऑर्डर का था 3/2, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से अगर कोई भी मैट्रिक्स पूछा जाए कि कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है इस ऑर्डर का, तो हम जिसमें ये सब वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग आसानी से उसे बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। और एक और इसमें कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स जब इक्वल रहेगा तो क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपस में बराबर होंगे। वहां से भी अगर कुछ वैल्यू पूछा जाए तो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। लिखिए इसे, देखिए यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। एक यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, जिससे हमें ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम आसानी से कह सकते हैं कि 2a प्लस b का जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा वो 4 के बराबर होगा। ये जो a माइनस 2b का जो वैल्यू होगा, a माइनस 2b का जो वैल्यू होगा वो -3 के बराबर होगा। ये वैल्यू इसके बराबर होगा। ये जो 5c माइनस d जो दिख रहा है आपको 5c माइनस d, ये किसके बराबर होगा, ये 11 के बराबर होगा। और जो लास्ट वैल्यू दिख रहा है 4c प्लस 3d, ये किसके बराबर होगा, ये भी इसके लास्ट के बराबर होगा, यानी कि 24। तो ये चार इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब इसी चारों में से हमें a b c d का मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये दोनों इक्वेशन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 में क्या दिया है, 1 में 2a प्लस b इक्वल टू 4 दिया है, 2a प्लस b इक्वल टू 4 दिया हुआ है। दूसरा में a माइनस 2b इक्वल टू -3 दिया है, a माइनस 2b इक्वल टू -3 दिया हुआ है ना, a माइनस 2b इक्वल टू -3। यहाँ a और b निकालना है, दो का वैल्यू निकालना है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पे प्लस b है, यहाँ -2b है। अगर ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो +2b और -2b कट के 0 हो जाएगा ना। कर दीजिए, ऊपर में हम लोग 2 से गुना करके जोड़ देंगे दोनों को। 2 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4a, प्लस b को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2b, 4 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8, और नीचे जो है जैसा है वैसे ही रहने देंगे। और ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कहें जोड़ देंगे। जोड़ने पे ये +2b -2b खत्म हो जाएगा, ये 4a और प्लस a करेंगे, सबको जोड़ रहे हैं, ठीक है। सबको क्या किया जोड़ रहे हैं, तो 4a और प्लस a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 8 - 3 क्या हो जाएगा सिर्फ 5 होगा। a इक्वल टू यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि 5a जो है वो किसके बराबर आया 5 के बराबर, तो a किसके बराबर हो जाएगा 5/5 मतलब 1 के बराबर। a का वैल्यू कितना आया 1 आया।
अगर a का वैल्यू 1 आ गया तो a को किसी भी एक में रख दीजिए आप, चाहे a में एक में रखिए या 2 में रखिए, उससे हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग एक में रख देते हैं। एक इक्वेशन जो है वो क्या दिया हुआ है, 2a प्लस b इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 2a प्लस b इक्वल टू 4 दिया हुआ है। a का वैल्यू रख दिए 1, 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 4। अब बोलिए 2 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 मतलब 2। समझ में आ गया? तो यहां हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू है वो 1 आया, b का जो वैल्यू है वो 2 आया, 2 का वैल्यू निकल चुका है। अब हमें c और d निकालना है, तो c और d इक्वेशन 3 और 4 से निकल जाएगा। यहां c d है, यहां भी c d है। सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब बोलिए 3 में क्या है, 5c माइनस डी इक्वल टू 11 है, 5c माइनस डी इक्वल टू 11। थोड़ा ऊपर से लेते हैं, ठीक है, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। देखिए यहाँ प्लस 3d है, माइनस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ ऊपर हम लोग 3 से गुना करके जोड़ देंगे। जोड़िए, 3 से गुना कर दिए, 3 को 5 से गुना करें, कितना हो जाएगा, 15c हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 3d हो जाएगा, इक्वल टू 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 33, है कि नहीं? और नीचे जो है जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अब जब ये दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखिए जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस 3d प्लस 3d जो है वो कट जाएगा, 15c और 4c क्या हो जाएगा, 19c हो जाएगा। और ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। जब 19c इक्वल टू 57 है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 57 बाई 19 मतलब 3। c का वैल्यू क्या आया, 3 आया। यहां लिख सकते हैं आप c का वैल्यू 3, ठीक है। अब c का वैल्यू आप किसी एक में रख दीजिए तो d का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन 3 में रख देते हैं, किस में रखते हैं, इक्वेशन 3 में रख देते हैं। और 3 में क्या दिया, 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 5c माइनस डी इक्वल टू 11। c का वैल्यू रख देंगे कितना, 3, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 11। सॉल्व करेंगे, 15 माइनस डी इक्वल टू 11 आएगा, 15, ये प्लस से 11 को उधर लाएंगे माइनस से 11 हो जाएगा, ये माइनस डी को उधर ले जाएंगे तो प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 4, यानी कि डी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 4 आया। डी का वैल्यू कितना आया, 4। तो यहाँ जो दो मैट्रिक्स दो इक्वेशन जो बराबर दिया हुआ था, दो मैट्रिक्स जो बराबर दिया हुआ था, उससे पूछा था ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा। तो हम निकाल लिए, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 4। समझ में आ गया? तो इस तरह से जब पूछा जाए कि कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, अगर कुछ वैल्यू पूछा जाए ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी पूछे तब आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि एक हमें मैट्रिक्स का निर्माण करना है जिसका एलिमेंट ये दिया हुआ है और इतना ऑर्डर का है, तो हम लोग इस तरह का आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ एग्जांपल होंगे आप लोग बना के ले, जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए खुद से। और अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, हम उसे सॉल्व करने अगले क्लास में जो है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।